स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और चैप्टर 5 है जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसके एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं और आपको नहीं पता कि वेबसाइट से नोट्स कैसे पढ़े जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। स्टेप 1 है, आपको गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com आपको सर्च मारना है। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और इसमें जो आपको ये सबसे ऊपर वेबसाइट दिख रही है एकलव्य स्टडी पॉइंट, इस पे आपको क्लिक करना है और आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और ये जो 3 लाइनें वो आपको दिख रही हैं, ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लासेस आ जाएंगी। तो आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट्स खुलेंगे अलग अलग, हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। तो जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आज की इस वीडियो में। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उनको मिलाकर खाद्य पदार्थ बनाना क्या कहलाता है? आपको बताना है। पहला विकल्प है प्रबलीकरण, दूसरा विकल्प है खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा विकल्प है खाद्य सुरक्षा और चौथा विकल्प है खाद्य मिलावट। तो खाद्य पदार्थों में अगर किसी पोषक पदार्थ की कमी होती है और अगर उसको मिलाकर खाद्य पदार्थ बनाया जाता है तो वो कहलाता है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि प्रबलीकरण। ठीक है, तो क विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने, खाद्य पदार्थों के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उसकी डैश कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है? अगर खाना जो होता है उसके उत्पादन से लेकर ट्रांसफर तक उसको वो सुरक्षित मतलब बनी रहे तो इस अवधि को क्या कहते हैं? एक्सपायरी डेट या फिर शेल्फ लाइफ या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी नहीं। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो ख विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, डैश वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग कौन सा है आज के टाइम पे? क है खाद्य विनिर्माण उद्योग, या ख है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या ग है खाद्य संसाधन उद्योग, या फिर खाद्य उत्पादन उद्योग। तो इसमें जो है खाद्य उत्पादन उद्योग जो है आज के टाइम पे सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग बन के उभरा है। तो इसमें घ विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, लुई पास्चर ने खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए डैश विधि को विकसित किया। तो लुई पास्चर जो थे, ठीक है, लुई पास्चर उन्होंने कौन सी विधि को विकसित किया था? क है किण्वन, ख है पाश्चुरीकरण यानी कि निर्जीवीकरण, या हिमीकरण, या फिर जीवीकरण। तो जो लुई पास्चर थे उन्होंने क्या किया था? जो कि पाश्चुरीकरण निर्जीवीकरण की विधि को विकसित किया था। तो ख विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, खाद्य संसाधन या फूड प्रोसेसिंग डैश की ही एक शाखा है। ठीक है, तो आपको बताना है फूड प्रोसेसिंग किसकी एक ब्रांच है? क है खाद्य उत्पादन, या ख है खाद्य प्रसंस्करण, ग है खाद्य विनिर्माण, या घ है खाद्य सुरक्षा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फूड प्रोसेसिंग किसकी एक शाखा है इनमें से। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना डैश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, या फिर प्रशीतन, या कोल्ड स्टोरेज। तो देखो, नमी को सुखाकर अगर हम भोजन को संरक्षित करते हैं तो ये कहलाता है निर्जलीकरण। ठीक है, तो क विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS डालने से डैश बनती है जो खाद्य संरक्षण में सहायक है। अब जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है इसको अगर हम खाद्य पदार्थों में डालते हैं तो इससे क्या बनता है? क है कार्बन डाइऑक्साइड, ख है क्लोरीन, ग है सल्फर डाइऑक्साइड, और घ है मोनोऑक्साइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालने से जो चीज बनती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जिससे खाना कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है। तो ग इसमें विकल्प सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। ताप का ये परिसर डैश कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। क है जीवाणु का क्षेत्र, ख है वायरस का क्षेत्र, ग है गर्म क्षेत्र, या घ है खतरे का क्षेत्र। तो ये जो है कहलाता है खतरे का क्षेत्र। ठीक है, कि जीवाणु 5 से 60 डिग्री ताप पर वृद्धि करते हैं और ताप का ये परिसर खतरे का क्षेत्र कहलाता है। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, अधिक गर्मी में वृद्धि करने वाले डैश बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो अधिक गर्मी में वृद्धि करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं आपको बताना है। सिक्रोफिलिक, या फिर थर्मोफिलिक, ठीक है, या फिर माइक्रोफिलिक, या फिर
डाइक्रोफिलिक। तो इसमें जो अधिक गर्मी में जो बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं वो होते हैं थर्मोफिलिक। ठीक है, तो बी यानी कि ख विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने। डैश का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। तो वो कौन से पदार्थ हैं जिनको कम से कम ही संसाधित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है? क है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, या फिर संरक्षित खाद्य पदार्थ, या फिर विनिर्मित खाद्य पदार्थ, या व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है न्यूनतम संसाधित यानी कि कम से कम जिसको संसाधित किया जाए, तो इसमें क विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है। 11वां प्रश्न है अब आपके सामने। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? ठीक है, क है अनुकूल तापमान, या ख है हवा और नमी, ग है पीएच अनुकूलता, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अनुकूल तापमान भी चाहिए होता है, हवा और नमी भी चाहिए होती है। ठीक है, और इसमें पीएच की अनुकूलता भी बहुत अहम होती है, तो इसलिए ये सारी ही चीजें सही है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न है आपके सामने। वे पदार्थ जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, या फिर संश्लेषित खाद्य पदार्थ, या फिर कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, या फिर फार्मूला बोधक या फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी के क्या लाभ हैं? ठीक है, क है अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का सदुपयोग होता है इससे, या धन की बचत होती है, या श्रम व समय की बचत होती है, या उपरोक्त सभी। तो देखो फूड टेक्नोलॉजी के ये सभी लाभ हैं। देखो अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का सदुपयोग हो जाता है, एक तो धन की बचत होती है, ये भी सही बात है, श्रम और समय की बचत होती है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके अंदर जो घ विकल्प है, तो इसका जो सही आंसर है वो घ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, और आपका जल्दी से जल्दी मैसेज का वहां पे रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।